सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर, और नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर हम 2 क्लास ले चुके हैं ना। आज तीसरी क्लास है और इसमें चल रहे थे अपने अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 से पढ़ेंगे और इसको 51 तक पढ़ना था। इसमें हमने अनुच्छेद 36 के बारे में देख लिया था पिछली क्लास में, और 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। और 37 पढ़ लिया था। 37 में क्या है कि इस भाग में, यानी कि नीति निर्देश तत्व वाला जो भाग 4 है, इसमें जो प्रावधान कर रखे हैं उनके लागू करने के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 38। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। फिर 38 बी और पढ़ा था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा था, और ये जो आय में असमानता है उसको कम करने के बारे में इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है। और तो बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाए थे। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 39। आराम आराम से, कैसे घबरा रहा है भाई पीणी? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के बारे में लिखिएगा। इस अनुच्छेद में राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित प्रावधान। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। इसमें क्या आ जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य के सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। अब देखिए, अगर हम 39 के सब क्लोज आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, 39 जो आर्टिकल है इसके सब क्लोज आर्टिकल्स अगर हम पढ़ लेते हैं, तो स्वतः ही अपना कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 39 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप ऐसे लिख सकते हैं अनुच्छेद 39A, लेकिन आपको लिखना छोटा ए है, स्मॉल लेटर में। एक बड़ा ए आएगा, उसका अर्थ अलग है, उसमें मतलब अलग प्रावधान कर रखे हैं। तो आप ऐसे लिखो अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A स्मॉल लेटर में। देखो, इसमें राज्य का कर्तव्य बनता है कि, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व किसके कर्तव्य होते हैं? राज्य का कर्तव्य बनता है कि कर्तव्य बनता है कि वह कौन
राज्य वह स्त्रियों व पुरुषों को स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए। आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए। समान अवसर उपलब्ध कराए। मेरी बात सुनना, राज्य का कर्तव्य बनता है, किसका? राज्य का कर्तव्य बनता है कि उस राज्य के जो भी राज्य में जो भी लोग रहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल, उनको समान रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, समान रूप से, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी फर्स्ट लेवल का जो रीट का पेपर हुआ था, इसके लिए प्रावधान कर रखा है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, और इसका विरोध कर रहे हैं कौन? पुरुष वर्ग। क्यों कर रहे हो भाई विरोध? सब संविधान में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों को समान रूप से क्या दिया जाएगा? रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। दोनों को समान रूप से रोजगार का अवसर मिल रहा है ना, 50% महिला है, 50% जेंट्स आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? पहले 33% दिया जा रहा था, है? अब 50% महिलाओं को शामिल कर लिया है। देखो 39B, 39A में इतना याद रखना आपको ना, समझ जाओगे इसका मतलब। अब अनुच्छेद 39, और ये सारी बातें अगर ABCD नहीं दिया हो ना, तो सारी बातें किस में चपेक देना? 39 में चपेक देना, ध्यान रखना। किसमें? 39 में आ जाएगी सारी बातें। 39B स्मॉल लेटर में लिखना, लिखिएगा। इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि भौतिक राज्य का कर्तव्य बनता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण, स्वामित्व और वितरण सार्वजनिक हित में करें। इसमें करें, सार्वजनिक हित में करें। तो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण सार्वजनिक हित में करें, इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? 39B में मिलता है। देखो अनुच्छेद 39C, 39C। देखो, राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह धन का अहितकारी अहितकारी केंद्रीकरण, अहितकारी केंद्रीकरण को रोके, केंद्रीकरण को रोके। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप सेंट्रलाइजेशन, इंग्लिश वाले। तो देखो 39 क्या कहता है? धन का जो अहितकारी केंद्रीकरण हो रहा है, उसको रोकने का कर्तव्य किसका बनता है? राज्य का बनता है। 39C तक हो गया। बस आपको कुछ नहीं, 39A B C D एक तरफ दिया जाएगा, एक तरफ इनका प्रावधान दिया जाएगा, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये पता होना चाहिए। तो 39D लिखिएगा।
राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाए। लिख लिया? देखो 39E, अगला लिखो अनुच्छेद 39E। देखो, राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्रियों और बच्चों स्त्रियों और बच्चों स्त्रियां जो महिलाएं और बच्चे होते हैं इनको कमजोर वर्ग में रखा जाता है ना। स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य के स्वास्थ्य तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना करे अवस्था का दुरुपयोग ना करे सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना करे। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्री और बच्चों के स्वास्थ्य तथा बच्चों के सुकुमार अवस्था का क्या ना करे, दुरुपयोग ना करे। स्वास्थ्य को लेकर केवल पोषण को लेकर, तो इनका दुरुपयोग वो ना करे। ये किस में आता है? 39E में। एफ लिखो। F, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह बच्चों की या बच्चों को गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराए। बच्चों को कैसा? गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाएं। गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाएं ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। तो बालकों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है, सरकार का है। और जिससे उनका कौन सा विकास हो सके? सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 39F में मिलता है। नोट डाल सकते हो। ये जो 39F आर्टिकल है ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। और इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। देखिएगा, इस अनुच्छेद को हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है ना, कोई नहीं, लेकिन ठंडा ठंडा कूलिंग। ठंडा नहीं हो रहा तुम्हारे उधर पीछे? हो रहा ना? ज्यादा नहीं हो रहा तो एक और पंखा चला देंगे। चला दें? मर जाओगे ठंड के मारे, बाहर गर्मी में जाओगे। एसी की आदत ज्यादा पड़ गई ना, दुख देगा। एसी की आदत ज्यादा मत डालो, ध्यान रखना। एसी में रहने के बाद में कूलर में रहने में भी दिक्कत आती है। और कम से कम अभी जैसे पंखे में रहते हैं, कूलर मिल गया तो हाँ हाँ मजा आ गया आज तो।
पूरी रात अच्छी नींद आ गई है, ऐसा ही होता है ना। जैसे अभी कुछ बच्चे जैसे रूम पे रहते हैं, वो कूलर इसमें पंखे में रहते हैं, अगर उनको कूलर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन जब कूलर में रहने वालों को एसी मिलने लग जाती है ना, फिर वो कहे एसी के बिना अब तो कूलर में नहीं जाएंगे, कूलर में तो चिपचिपा होता है साहब। ऐसा करते हैं फिर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो जो बेचारे बिना पंखे के भी तो रहते हैं कई लोग, इस गर्मी में लोग बिना पंखे के भी सोते हैं, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है। और हाँ तो नहीं, मैंने कहाँ पढ़ाया था, मैंने कहीं पे पढ़ाया था, चद्दर के ओले में पढ़ाया। इसमें चद्दर के ओले, ऊपर चद्दर, साइडों में चद्दर, और गर्मियों का माहौल, और मतलब 1 घंटे की क्लास में पूरी शर्ट अगर गीली नहीं होती तो कोई मतलब नहीं, मतलब उस शर्ट को पहनकर दूसरी क्लास में नहीं जा सकते, मतलब दूसरी कोचिंग पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते। ये कंडीशन होती थी पहले, कोविड से पहले की बात है। अब बताओ आप, मास्टर के पंखा नहीं है। अब मास्टर और बच्चों को देखते हैं तो पंखा किसके लिए लगाते हैं बताओ, पहले बच्चों के लिए मास्टर के लिए? नहीं, बच्चों के लिए भी लगाते हैं। तो मास्टर को पंखा नसीब नहीं होता था, हकीकत ये है। और 1 घंटे में पूरा तर, गर्मियों में तो डरते थे गर्मी आ गई कैसे पढ़ाएंगे अब, पर क्या करें, पढ़ाना पड़ता है। गर्मियों की छुट्टी कर दे, नहीं, पेट पापी ही रहे। अभी आपने देखा होगा ट्रैफिक वाले ऐसी गर्मी में रोड पे खड़े हैं, छाँव में चल जाते हैं, लेकिन फिर भी गर्मी तो लगती है। वहाँ कौन सा पंखा है, कोई पंखा नहीं है। और उनके लिए बना भी तो रखी है वो उसकी लोहे की, वो बना रखी है गुमटी, उसमें तो वैसे गर्मी ज़्यादा लगती है, लोहा तो बहुत ज़्यादा तपता है बल्कि। लिख लिया आप लोगों ने? चलो 39F में क्या लिखा है? अच्छा, नोट डलवा रहा था। देखो, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी। देखिएगा, इस अनुच्छेद को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इस 42वें संविधान संशोधन में इतने सारे अमेंडमेंट हुए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। इतने ज़्यादा अमेंडमेंट कर दिए थे इसमें, एक प्रकार से पूरा संविधान ही बन गया अलग से। आगे हम जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट हुए ना, उनको पढ़ेंगे हम, जब चर्चा करेंगे इनके ऊपर और डिटेल। अभी ज़्यादा लोड ना ले आप लोग। तो ये हो गया विद्यार्थियों, ए बी सी डी ई और एफ तक पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया ना। अब आप हेडिंग डालिए, बातें मत करो रहे। अगला आर्टिकल कौन सा आएगा? 39A कैपिटल वाला। देखो, हमने पढ़ा 39A B C D स्मॉल लेटर, और अब अगला कौन सा पढ़ेंगे? 39A लेकिन कैपिटल वाला। और इस अनुच्छेद को विद्यार्थियों 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार के समय हुआ था, के तहत जोड़ा गया। देखिएगा, इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। लिख लिया? देखो, इस अनुच्छेद में समान न्याय, समान न्याय और निःशुल्क, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाए, नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? 39 कैपिटल ए में।
ठीक है। 39 कैपिटल ए में प्रावधान कर रखा है। तो समान न्याय का मतलब तो समझ गए, सबके साथ जो न्याय होगा वो समान भावना से होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना वकील नहीं कर सकता है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है तो उसको वकील उपलब्ध कराए, और उस वकील की जो फीस है सरकार देगी, वो गरीब व्यक्ति नहीं देगा। माना कि आज मेरे मेरे खिलाफ केस हो गया या मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो भी है, और मैं कोर्ट में गया और मैंने कह दिया साहब मेरे पास तो वकील करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर उस मजिस्ट्रेट का कर्तव्य बनता है, मजिस्ट्रेट सरकार का ही आदमी, उस मजिस्ट्रेट का कर्तव्य बनता है, तो वो क्या करेगा कि एक किसी भी वकील को बुला लेगा, किसी मतलब कुछ लिस्टेड होते हैं, उनके पास लिस्ट होती है, उनमें से वकील को फोन करके बुलवा देते हैं, वो कब भाई आप इसकी पैरवी करो, तो वो सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं वो लोग, तो मजिस्ट्रेटों को भी लिस्ट दे देते हैं भाई अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके पास अपना खुद का वकील नहीं है, क्योंकि उसको भी तो सुनवाई करने का अधिकार है, निःशुल्क न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, उसको विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और इसी तर्ज पर ये विधिक सहायता जो केंद्र बने हुए हैं ना, वो इसी आर्टिकल के तहत बने हुए हैं। देखिएगा, राज्य का कर्तव्य बनता है कि 39 कैपिटल ए में लिखा रहा हूँ ना, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह समान न्याय की व्यवस्था करें, समान न्याय की व्यवस्था करें तथा गरीब वर्ग गरीब वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कानूनी सहायता ना, विधिक सहायता ब्रैकेट में कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। अब इसके लिए कुछ ट्रिब्यूनल्स, ये प्राधिकरण वगैरह बना रखे हैं ना, जिसको नाम क्या देते हैं हम, विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या नाम देते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण। ये दो स्तर पे काम करती है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे। कौन से लेवल पे, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, और राज्य स्तर पे काम करती है, और राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पे काम करती है। और ये विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके द्वारा ही लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालतें क्या होती है, मतलब कुछ जुडिशरी के लोग, कुछ वकील, कुछ आम लोग, मतलब जो समाज सेवा से संबंधित जो लोग होते हैं, उनके एक जुडिशरी बैठती है पूरी, मतलब 4-5 जनों का एक बोर्ड बैठता है, और जो कोई पुराने मामले चलते रहते हैं, चाहे जमीन को लेकर या कोई अन्य जो सिविल मैटर जो भी होते हैं, पैसों को लेकर, चेक के जो मुकदमे चलते हैं ना, कहीं ये लेन देन का कोई भी मामला हो, तो ऐसे जो मामले होते हैं, तो उनको जब कोर्ट में सुनवाई चलती है तो काफ़ी लंबे समय तक उनकी सुनवाई चलती रहती है, तो बीच में ही क्या करते हैं, ऐसे मामले को लोक अदालत में रख देते हैं। लोक अदालत में रखते हैं तो दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर देता है कोर्ट पहले, तो भाई आप इतनी इतनी तारीख को लोक अदालत है, यदि आप समझौता करने के इच्छुक हो तो आप आ जाओ। कोर्ट खुद कहती है, आप चाहो तो इसमें आके लोक अदालत में आके क्या कर लो, फैसला कर लो, समझौता कर लो। अब लोक अदालत में तो ज्यादातर क्या होता है, समझौता ही होता है, तो केस चलने के दौरान भी वापस, मतलब सरकार और कोर्ट यही चाहती है कि इनका कैसे भी करके मामला सलट जाए, नहीं तो दोनों कोर्ट में आते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, वकील लूटते रहेंगे इनको। तो लोक अदालत वैसे तो अच्छी चीज, जैसे दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया जमीन को लेकर, उस समय विवाद हो गया, 10 साल हो गए केस चल रहा है, तो 10 साल में तो कितने दोनों भाई बर्बाद होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। वहीं 2-4 महीने चला और बाद में लोक अदालत लगी, आस पड़ोस वालों ने, रिश्तेदारों ने समझाया कि ठीक है भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, पहले तो वो कहते हैं कोर्ट जाना है, कोर्ट का काम जाना है, ये होता था। लेकिन अब वो क्या करेंगे, लोक अदालत में उस केस को लेके आ जाते हैं, वो खुद भी कह देते हैं, अपनी तरफ से प्रार्थना भी लगाते हैं, प्रार्थना पत्र भी लगा देते हैं वो कोर्ट में, और वो कह देते हैं भाई हमारे केस को आप किस में लगा दो, लोक अदालत में लगा दो। लोक अदालत में फैसला हो जाता है। और लोक अदालत की सबसे अच्छी बात यह है कि लोक अदालत में जो भी फैसले होते हैं ना, उनके खिलाफ कहीं पर भी कोई अपील नहीं होती, कौन सी अदालत के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं होती है। लोक अदालत ने कोई निर्णय दे दिया ना, उसके बाद में आप कहीं पर भी कोई अपील नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो आपके सामने हुआ वो निर्णय,
आपसे पूछकर निर्णय लिया है। एक तरफ तथ्यों को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। एक पार्टी इधर ए और बी, दोनों पार्टी सामने बैठी है, 4 मेंबर यहाँ बैठे जो निर्णय करने वाले। भाई क्या चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, तुम्हारा आपस में बैठ के सलट लो, जो भी बाहर की बात है जो क्या करते हो आप, और फिर हमें तो आके कह दो क्या देना डिसीजन, तो हम निर्णय दे देंगे। तो लोक अदालत में फैसला किया गया है। पत्रावली को फैसल शुमार कर देते हैं, मतलब फैसला सुना देते हैं। और दफ्तर दाखिल मतलब उठान ठाने रख देते हैं, जो भी पत्रावलियों का उनका जो निस्तारण करने की जगह होती है वहाँ रख देते हैं, दफ्तर दाखिल बोलते हैं। तो ये लोक अदालतों की जो प्रेरणा मिलती है वो कौन से आर्टिकल से मिलती है? 39 ए से, कैपिटल ए से मिलती है। लिखिएगा, नोट डालो। इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर, इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा लोक अदालतों का आयोजन करवाया जाता है। सरकार के द्वारा किसका आयोजन करवाया जाता है? लोक अदालतों का आयोजन करवाया जाता है। अब सरकार डायरेक्ट आयोजन नहीं करती लोक अदालत का, लोक अदालत का आयोजन कौन करता है? विधिक सेवा प्राधिकरण, जो सेंट्रल लेवल पर भी होती है, राष्ट्रीय लोक अदालत भी होती है और राज्य लोक अदालत भी होती है, ठीक है ना, जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। इनका आयोजन किसके माध्यम से किया जाता है? विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है, जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। लिख लिया? यस या नो? लिख लिया? तो ये हो गया आपका आर्टिकल 39 कैपिटल ए। ये थोड़ा सा बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है। 36 तो चलो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। 36 तो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें परिभाषा लिखी हुई है, और परिभाषा उसमें उसने आर्टिकल 12 में भी पढ़ ली है, 152 में भी वो पढ़ लेता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। 33 भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टर्ब करता है तो 38 और 39, दो आर्टिकल डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि इनके सब क्लोज भी ज़्यादा है। तो आप जब भी पढ़े ना तो इन दोनों आर्टिकलों पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखें, बाकी तो दूसरे तो सबते ही याद हो जाएंगे। अब जैसे ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 40 में। महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीयों की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में बसती है, इसलिए आर्टिकल 40 को महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद को महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं? आर्टिकल 40 को, में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। और क्यों कहा महात्मा गांधी का आर्टिकल इसको? क्योंकि महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि भारतीयों की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। तो अगला जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे हम? अनुच्छेद 40। लिखिएगा, इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है, ध्यान देना। हम एक भाग पढ़ेंगे आगे बाद में, नो क, कौन सा पढ़ेंगे? नो क, और एक भाग नो, और एक पढ़ेंगे नो ख। देखो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग पढ़ेंगे? भाग नो, भाग नो ए, भाग नो बी। तो भाग नो में तो मिलता है पंचायती राज का उल्लेख, किसका मिलता है? पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। और भाग नो ए में मिलता है अर्बन बॉडीज का, यानी कि नगरीय नगरीय जो निकाय होते हैं, हाँ शहरीकरण, शहरी जो निकाय होते हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है। और नो बी में मिलता है सहकारिता का उल्लेख, सहकारी कमेटियाँ वगैरह होती हैं, समितियाँ होती है, उनका उल्लेख मिलता है। तो ये जो लोकल बॉडीज होती है, स्थानीय प्रशासन के बारे में हम पढ़ते हैं, स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं,
तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो बांटा गया है मतलब पंचायती राज में। किसमें बांटा गया है? पंचायती राज में। और एक नगर पालिका में। एक कौन सा में बांटा गया है? नगर पालिका। यहां नगर पालिका का मतलब है नगर निकाय। किससे है? या नगरीय निकाय जो भी है, नगर निकायों से है। और सीधी भाषा में समझाऊं तो शहरों से है। किससे है? शहरों से। और इसका संबंध है गांवों से। किससे है? गांव से। ये जो पंचायती राज है इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। एक तो जिला स्तर पर जिला स्तर पर। और जिला स्तर पे क्या होती है बताओ? जिला परिषद। जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। फिर खंड स्तर पर। खंड स्तर पर। और खंड स्तर पे होती है पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। हाँ वही ब्लॉक। और एक होता है ग्राम स्तर। कौन सा? ग्राम स्तर। और इस पे होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है इसमें? ग्राम पंचायत। विद्यार्थियों, ये जो जिला परिषद होती है इसका एक राजनीतिक प्रमुख होता है जिसको हम नाम देते हैं जिला प्रमुख। क्या नाम देते हैं? जिला प्रमुख नाम देते हैं। और इसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो होता है प्रधान। कौन होता है? प्रधान होता है ना गांव में। और ग्राम पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? सरपंच साहब। कौन होते हैं? सरपंच साहब। इसी प्रकार जो ये नगर पालिका है, नगर पालिका से मतलब है यहाँ पे नगर निकाय से। किससे है? नगर निकाय से है। ध्यान रखना। इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। सबसे बड़ा होता है उसको नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नगर निगम कहते हैं। उससे छोटा जो शहर होता है उसको नगर परिषद। क्या बोलते हैं? नगर परिषद। और उससे भी छोटा जो शहर होता है उसको नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नगर पालिका। जैसे आपका शहर अगर नगर पालिका में आ रहा ना तो उसके बाद में किस, जब उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या का जो घनत्व ज्यादा बढ़ जाएगा फिर किस में चला जाएगा वो? नगर परिषद। और ज्यादा बढ़ जाएगा तो किस में चल जाएगा? और नगर निगम से भी ज्यादा बढ़ गया तो वो महानगर बन जाता है। क्या बन जाता है? महानगर। और महानगर में भी फिर अलग तरीके से प्रशासन चलता है। महानगरीय कमेटियां होती है वहां पर। तो यहाँ पे सामान्यतः ये होता है। तो नगर पालिका में देखो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका खुद भी आती है। और यहाँ नगर पालिका ना लिख के अगर आप इसको नगर निकाय लिखोगे तो ठीक लेगा। अर्बन बॉडी। ठीक है। और ये पूरी जो ग्राम स्तर की जो बॉडी होती है ना ये सारी होती है। इसमें देखो जिला स्तर पे क्या होता है? जिला प्रमुख होता है या जिला परिषद कहते हैं हम। ये सब ग्रामीण गांव से रिलेटेड काम करती है पूरी, इधर वाली। और ये पूरा किससे है? शहरों से रिलेटेड है। और फिर ये तो देखो विद्यार्थियों हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 9 पढ़ेंगे ना। और ये जो नगर पालिका या नगर निकाय के बारे में पढ़ेंगे भाग 9 कै में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? भाग 9 कै में। अभी हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? भाग 4 पढ़ रहे हैं। अभी तक 9 तक नहीं पहुंचे ना हम। लेकिन कुछ बातें हैं जो पहले बतानी पड़ती है। और ऐसे तो पूरा लेक्चर चलेगा इस पर, लगभग 10 क्लासें होने वाली है। अब 10 क्लासों की बातें मैं अभी 10 मिनट में कैसे बता सकता हूँ? लेकिन फिर भी कुछ बातें समझा देता हूँ। और फिर एक और पढ़ते हैं हम भाग 9B या ख बोल सकते हैं उसको। और उसमें सहकारिता का उल्लेख मिलता है। वो अलग है। सहकारिता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल पे। तो आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। देखो हमारे देश में जो शासन संचालित होता है विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था को हमने अपनाया। विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्र लेवल पे अलग चल रहा है, राज्य लेवल पे अलग चल रहा है। और ये जो लोकल बॉडीज है गांव के स्तर पे अलग शासन चल रहा है, शहरों के लेवल पे अलग शासन चल रहा है। हालांकि सब एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन ये ऐसी लोकल बॉडीज की स्थापना क्यों की जा रही है? ये जो लोकल बॉडी जो हमने बनाई अभी, ये सारी जिला स्तर पे, खंड स्तर पे, गांव स्तर पे, ताकि सब स्तर का क्या हो सके? विकास हो सके। गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है उसका भी विकास हो सके, उसके लिए कोई योजना है। हालांकि आपको पता है राजनीतिक मामला है,
ऊपर से 100 रुपये आता है, तो यहाँ का जो काला बेटा है, एक व्यक्ति बेटा है, के पास 1 रुपये पहुंचता है। अगर यहाँ देखो सबसे ऊपर क्या होता है, केंद्र, केंद्र से पैसा किसके पास जाता है, राज्यों के पास, राज्यों से किसके पास जाता है, जिलों के पास, और जिलों में भी 2 भागों में बढ़ जाता है, गांव स्तर पे और शहरी स्तर पे। तो यहाँ आते हैं, अब देखो इतने लोग खाएंगे, पहले जिला स्तर पे आएगा, फिर जिला परिषद खाएगी, फिर पंचायत समिति वाला प्रधान खा जाता है, फिर थोड़ा बहुत बचता है तो सरपंच खा जाता है। देखिए जिस व्यक्ति को जिस योजना का जितना लाभ मिलना चाहिए इतना लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि मोदी की गवर्नमेंट बनने के बाद तो काफी कुछ चेंज हुआ है। हर किसान के खाते में पैसे आते कि नहीं आते, आते हैं। हाँ, सब्सिडी वगैरह मिलती है। पहले सब्सिडियां तो मिलती थी, लेकिन वो ऊपर तक ही पूरी हो जाती थी, यहाँ राज्य तक ही आती आती पूरी हो जाती थी। केंद्र से ही राज्य में, राज्य के मंत्री खा जाते थे, या आती तो थोड़ा बहुत जिले तक आ जाती थी, और क्या ये खा जाते थे सब। चलो, आपने क्या लिखा आर्टिकल 40 में, देखो राज्य का कर्तव्य बनता है कि, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। किसका, ग्राम पंचायत। यहां ग्राम पंचायत का मतलब है पंचायत राज से, किससे लिया, वह ग्राम पंचायतों का गठन करे, ब्रैकेट में पंचायती राज का गठन करे। पंचायती राज का गठन करे, क्योंकि अकेला ग्राम पंचायत पढ़ोगे ना तो आप कहने का मतलब केवल यहां तक ही समझ जाओगे। आर्टिकल केवल इतनी बात नहीं करता, आर्टिकल 40 इन सब की बात करता है, चाहे कोई सब स्तर हो, खंड स्तर हो, ग्राम स्तर हो या जिला स्तर, इस सबको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज ही तो कहते हैं। तो पंचायती राज स्तर का गठन करे, लिखा ना आपने ब्रैकेट में ही, तथा उन्हें ऐसी शक्तियां, उन्हें ऐसी शक्तियां, ब्रैकेट में अधिकार, पावर प्रदान करे कि, भाई गठन कर दिया, पावर नहीं दिया तो क्या मतलब है, शक्तियां ब्रैकेट में अधिकार या पावर प्रदान करे कि, प्रदान करे कि जिससे कि वे, जिससे कि वे सब सरकार, जिससे कि वे सब सरकार, सब सरकार मतलब खुद की सरकार, सब सरकार मतलब खुद की सरकार, या स्वायत्त शासन, क्या बोल सकते हैं इसको, स्वायत्त शासन। हाँ, सेल्फ गवर्नेंस भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में। सब सरकार लिख लिया, या स्वायत्त शासन के रूप में काम कर सके। आपको पता है हमारा जो संविधान 1949 में बन के तैयार हो गया था और 1950 में लागू हो गया था, और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई, और वो भी कहाँ से हुई थी, राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिले से और बगदरी गांव से। कहाँ से हुई थी, बगदरी गांव, नागौर, राजस्थान से हुई थी। और उस समय इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत होगी, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में ही पंचायती राज की जो शुरुआत है वो राजस्थान से मानी जाती है। लेकिन ये जो पंचायती राज का जो ढांचा है इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली, संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। कौन से के तहत मिला था, 73वां संविधान संशोधन 1992। और नगर निकायों को जो संवैधानिक दर्जा मिला था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। लेकिन पंचायती राज की शुरुआत कब से हो गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को हो गई थी, गांधी जी की जयंती के दिन से। देखो नोट,
कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम? अनुच्छेद 40 से ही प्रेरित होकर हमारी सरकार प्रेरित हुई इससे। अनुच्छेद 40 से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने, किसने? प्रेरित होकर सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, कौन सा गांव? बगदरी गांव, नागौर, राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत की। पंचायत राज की शुरुआत की। अभी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लिख लिया? एक नोट और डाल दो। हालांकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो ये पंचायती राज है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर, एलएम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर। और ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 24 अप्रैल को। कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। कब लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। और जब 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायती राज को जो दर्जा दिया गया था संवैधानिक लागू हुआ था, इसलिए प्रति वर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताओ? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 73वां संविधान संशोधन 1992 है, वो लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की क्या होती है? जयंती होती है। तो लिख लेना जहां 2 अक्टूबर लिखा कहीं भी आपने। ये जानते होंगे वैसे इतना तो, महात्मा गांधी की जयंती होती है। और फिर भी अगर यह अधूरे फैक्ट लिख लेते हो आप, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरा पंचायती राज पढ़ाऊंगा, पूरा गांव का प्रशासन बता दूं, कैसे सरपंच बनते हैं, कैसे प्रधान बनते हैं। ऐसा लगेगा कहीं सरपंच ही बन जाते हैं, परंतु चलते हैं। कभी कभी लगता है, मैं भी जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ, सरपंच की शक्तियाँ वगैरह पढ़ता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, लेकिन इतना सरल नहीं है सरपंच बनना। गाँव की राजनीति बहुत गंदी राजनीति है। घर वाले ही वोट नहीं देते। आज जो अपने परिवार के लोग हैं ना, वो ही वोट नहीं देंगे। ध्यान रखना, साथ में घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, लेकिन वोट आए 10, पता लगा घर में 50 मेंबर थे परिवार के आसपास के लोगों का, लेकिन वोट कितने आए? 10। इसका मतलब गड़बड़ है कहीं न कहीं। आप तो इसकी बात कर रहे हो, हमारे गांव में एक सरपंच था, वो एक वोट से हार गया।
और बाद में पता लगा कि उसकी लुगाई उससे नाराज थी, तो उसकी लुगाई ने उसको वोट नहीं दिया। उसकी लुगाई को 5 साल तक ठोकता रहा वो कि कम से कम वोट तो दे के आ जाती भाई। अब वो भी और कॉन्फिडेंस में था कि मेरे साथ तो पूरा गांव है, मैं तो जीत जाऊंगा। लुगाई ने भी टेंशन नहीं ली, जीत जाएगी, लुगाई भी खेतों में काम करने चली गई। ऐसी चोट हुई बेचारे के साथ, हो जाता है कई बार ऐसे। चलो लिख लिया आप लोगों ने? लिखिएगा अनुच्छेद 40 को महात्मा गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं। अनुच्छेद 40 को महात्मा गांधी का क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों की आत्मा गांवों में बसती है। भारतीयों की आत्मा गांवों में बसती है। गांव में बसती है। कहाँ बसती है? गांव में बसती है। लिख लिया विद्यार्थियों? इसी के साथ ये आर्टिकल 40 क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब कौन सा नंबर का आर्टिकल पढ़ोगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए